आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ विचार रखने की कोशिश है। पाकिस्तान जब इस्टेब्लिश हुआ, उसकी स्थापना हुई, यानी भारत का विभाजन हो गया, तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत में व्यापारिक गतिविधियां जो प्राचीन काल से चली आ रही थी वो बंद हो गई। क्योंकि जब पाकिस्तान बटा तो पूरा जो रास्ता है वो तो बंद हो गया। जब विभाजन हो रहा था तो इस बात का अगर ध्यान रखा गया होता कि अगर जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, अगर वो हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से दे दिया जाएगा और भारत के लिए कोई मार्ग नहीं होगा व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए, तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के अंदर फिर गरीबी हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जब चला जाएगा तो फिर ईरान के साथ भी हमारा संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा, कट जाएगा, सीधी सी बात है। और फिर मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार जो है वो रुक जाएगा। तो मोहनजोदड़ो के काल में भी देखें तो नगरीकरण की जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो क्यों स्टेब्लिश हुई थी? क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, इसीलिए इतने विशाल नगरों का आप अस्तित्व देखते हैं। बाद में जब आर्य यहाँ पर आए, भारत में आए, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि फिर द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया हुई। क्योंकि अगर हम किसी भी संस्कृति के आने और जाने की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जब कहा जाता है कि अफ्रीका में मानव का उदय हुआ, तो सीधी सी बात है कि पूरे पृथ्वी पर उसका फिर वहां से प्रसार होगा। तो इसलिए उस समय में ये कहना कि आर्य भारत में आ गए थे, तो ये तो बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय जो है वो पृथ्वी के संदर्भ में अगर आप सोचें तो विभिन्न जातियां इधर उधर हो रही थी। तो ऐसे में अगर आर्य लोग भारत में आ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तमाम जातियों का प्रसार हो रहा था। बात ये नहीं है कि जब आर्य भारत में आ गए तो उन्होंने बाद में फिर नगरीकरण को यहाँ के गति दिया। यहाँ पर भारत के अंदर एक शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था, सारी चीजें दिया। किसी भी सभ्यता और संस्कृति का जो योगदान होता है उसमें बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी समय के साथ प्रकट हो जाते हैं, जो कि सुधारकों के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान जब बना तो इससे सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के अंदर इसका बहुत बड़ा, मतलब उत्तर भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी रहती है, पंजाब का भी इलाका आप देखें, बिहार का इलाका देखें, तो प्राचीन काल में जो है सोने की चिड़िया भारत क्यों कहलाता था? क्योंकि उत्तर भारत से जो है व्यापारिक गतिविधियां मध्य एशियाई देशों के साथ और खाड़ी देशों के साथ संपन्न होती थी। यहाँ के व्यापारी जो है वो विदेशों में जाते थे, व्यापार करते थे, तो यहाँ पर एक संपन्नता रहती थी, क्रय शक्ति यहाँ के लोगों की बनी रहती थी, गरीबी नहीं रहती थी। लेकिन जब पाकिस्तान बढ़ गया तो अंग्रेजों की तो बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा था ना, वो कह सकते हैं आप कि अंग्रेज आए तो उन्होंने ये चीज देख लिया था कि अगर इस देश को हिंदुओं और मुसलमानों के आधार पर विभाजित करने में हम सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की समृद्धि को, उसकी सत्ता को, जो कह सकते हैं कि यूरोपीय प्रभुत्व होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग तो बहुत दूर की सोच के चलते थे। जब वो भारत में आए थे तो कुछ समय के पश्चात ही वो आपस में पत्राचार करते थे, एक दिन हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने विभाजन को अंजाम दिया, उसे पूरा किया। और आज अगर आप देखें तो दक्षिण भारत के अंदर तो पहले से भी देखें वहां पर बंदरगाह थे, तो वहां तो प्रगति रहेगी। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में और जो बहुत सारे, राजस्थान की बात कर सकते हैं, तो ये आबादी यहाँ पर जो इतनी गरीबी दिखाई पड़ रही है, तो वो क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी आप साउथ इंडिया में नहीं जा सकती ना व्यापार करने के लिए। कुछ लोग जाएंगे, जो जाते हैं तो वहां पर कितनी संपन्नता अर्जित कर पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर व्यापारिक गतिविधियां होती और कोई रास्ता हमने वहां पर छोड़ा होता, पूरी तरीके से अपने को वहां पर ब्लॉक नहीं किया होता, तो कम से कम उत्तर भारत में ये दशा नहीं होती। अब जब यहाँ पे गरीबी आ गई, सीधी सी बात है, तो जो भी राजनीतिक वर्ग होते हैं तो फिर तो वो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस आबादी को, जो कि गरीब है, क्रय शक्ति नहीं है, तो मानी बात है शिक्षा के स्तर भी उतना नहीं होगा, तो ऐसे में विभाजनकारी राजनीति जो है वो चल पड़ती है। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का उदय हो रहा है, तो इसके पीछे यही सारे कारण उत्तरदायी हैं। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था होती है वो किसी भी समाज का केंद्र होती है। अब जब इतनी बड़ी आबादी जो है वो गरीबी को उठा रही है और 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है, कि जो इतनी बड़ी आबादी गरीब है तो उसको तो विभाजित करना बहुत आसान होगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सब कुछ किया जाएगा और उसके बाद फिर विभाजनकारी राजनीति जब चलेगी तो एक वर्ग के द्वारा वो सत्ता का लाभ उठाया जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ।
अगर हमने जब विभाजन हो रहा था उस समय कोई रास्ता अगर रखा होता, यानी ये मांग रखी होती इस बात पर, मजबूती के साथ ये बात रखी गई होती कि एक रास्ता कहीं ना कोई एक स्पेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो व्यापारिक गतिविधियां भारत की प्राचीन काल से चल रही थी वो बाधित नहीं हो पाती। इस पर अगर कोई बातें रखी जाती है तो कोई ना कोई रास्ता मिलता, तो कम से कम उत्तर भारत में गरीबी तो नहीं होती, क्योंकि उत्तर भारत में जो है वो मैदानी इलाका है पूरी तरीके से, और पाकिस्तान की तरफ का जो रास्ता था उससे व्यापार होता था। अब जब पाकिस्तान बन गया तो रास्ता पूरा बंद हो गया, तो उत्तर भारत की आबादी जो है वो अपनी क्रियाकलापों के लिए, अपनी आजीविका के लिए जो व्यापारिक गतिविधियां जो ठप पड़ गई। अब कृषि पर आधारित जब अर्थव्यवस्था हो जाती है तो इससे बहुत बड़ी संपन्नता नहीं आ पाती है। जो कृषि क्षेत्र होता है उसकी एक सीमा होती है, तो ऐसे में व्यापार के माध्यम से समृद्धि आती है। आज अमेरिका के अंदर समृद्धि कैसे आ रही है? क्योंकि पूरी तरीके से व्यापारिक उनके क्रियाकलाप हैं और सरकार भी उसको सपोर्ट करती है। तो अब क्योंकि अब ये चीज हो चुकी है तो अब क्या किया जा सकता है? क्योंकि चीन जिस तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और वो धीरे धीरे अपना विस्तार पड़ोसी देशों में, अफ्रीका में तमाम करता चला जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत के ऊपर पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? करना यही होगा कि हमें उत्तर भारत के अंदर कम से कम आजीविका के स्रोतों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ये जो विभाजनकारी राजनीति है इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि चीन के साथ भी हमारा युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो चुका है, दोनों देश कहीं ना कहीं आपस में उनकी एक सहभागिता है स्थापित है। तो भारत को अगर अपना अस्तित्व आगे बचाए रखना है, देश को मजबूत बना रखना है, तो सरकार को भी और भारत के लोगों को भी यह चीज समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश का जो अस्तित्व होता है वो अर्थव्यवस्था पे ही टिका होता है। क्योंकि जो आर्थिक गतिविधि होती है उसी आधार पर हमारा भी जीवन अच्छा रहता है, और पूरे देश यानी पूरे राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो वहां भी मजबूती दिखाई पड़ती है। जब लोगों का पैसा होगा तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, तो सरकार अपनी योजनाओं को चलाएगी। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि विभाजनकारी राजनीति को छोड़ा जाए आपस में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की देश में है, तो हम इस तरह की राजनीति करके अपने को कह सकते हैं कि अपना समय गंवाने वाला काम है, और धीरे धीरे जो है चीन प्रगति करता चला जाएगा, बाद में संघर्ष हो सकता है। तो ऐसे में यह जरूरी है कि उत्तर भारत के अंदर जो इतनी बड़ी आबादी है, तो पाकिस्तान के वजह से वो रास्ता जो बाधित हो गया है, तो उसको कहीं ना कहीं संतुलित करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि कम से कम महाराष्ट्र से या गुजरात से यानी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए यहाँ भी व्यापारिक गतिविधियां हों। क्योंकि अगर ये आबादी इसी तरीके से सरकारी नौकरी पर या कृषि व्यवस्था पर चलती रहेगी तो बहुत संपन्नता नहीं आएगी। इसके लिए सरकार को जो है वो एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास के संदर्भ में जो गलती हो गई वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी जो है वो खेती के आधार पर बहुत संपन्न नहीं हो सकती है, तो व्यापार के साथ जोड़ना जरूरी है। तो ये तब होगा जब सरकारों का ध्यान इस तरफ जाएगा ना। अगर प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जनता के लिए उत्तरदायी हों, सरकार जो है वो भी एक प्लानिंग के तहत चले, आपस में समन्वय होना चाहिए। अगर मिल करके कोई भी समाज रहता है आपस में तो वो ज्यादा मजबूत होता है, वो प्रगति करता है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है वो जो है वो सही नहीं है। आपस में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो संघर्ष चलता चला जा रहा है, लगातार इसमें वृद्धि होती चली जा रही, तो इसका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि एक तो हमने वो इलाका ही खो दिया, वहां से पूरा व्यापार बंद है और आबादी वहां पर स्थिर हो चुकी है उत्तर भारत की, और लोग किसी तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं जैसे तैसे करके। तो ऐसे में सरकार को अनाज देना पड़ रहा है, सुविधाएं देनी पड़ रही हैं। तो जब किसी भी समाज का इतना बड़ा वर्ग जो है वो कम उत्पादक गतिविधियों में उतना संलग्न नहीं है, तो फिर राष्ट्र कैसे मजबूत हो जाएगा? तो ऐसे में देखें धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भ्रमित करने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि सरकार का जो चरित्र होता है उसमें जो पार्टियां होती हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने का काम करती हैं, और यही एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है। इसमें कोई पार्टी विशेष का इसमें नाम नहीं है। सारी पार्टियों का लगभग यही रहता है कि अपनी नाकामियों को छुपाया जाता है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और जनता से बातों को छुपा करके अपनी मजबूती दिखाई जाती है। इससे क्या होता है कि जनता को भी सच्चाई नहीं पता होती है और धीरे धीरे देश जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर बना रहता है। तो ऐसे में यह जरूरी है कि भारत को मजबूत बनाना है, तो इसके लिए बहुत ही समर्पित होकर के देशभक्ति की भावना के आधार पर काम करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर देशभक्ति होगी, अपने देश से हम सच्चा प्रेम करेंगे, तब हम अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात लगेंगे। जब एक समाज के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है
तब फिर वो देश मजबूत हो जाता है। भारत के पास पूरी क्षमता है, भारत के पास सारे संसाधन भी मौजूद हैं। बस कमी इस बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मानी सी बात है, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसका कहीं ना कहीं तो जब यहाँ पर मुसलमान हैं तो सीधी सी बात है कि समय के साथ उनकी आबादी भी बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ एक वर्ग होते हैं जो एक शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हटाना होगा, क्योंकि यहाँ जो मुसलमान है, कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं वो यहीं के ही परिवर्तित आप कह सकते हैं, कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। ये सारी बातें लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि विभाजनकारी राजनीति करना है, राजनीति में सत्ता प्राप्त करनी है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम करने होंगे, लेकिन इससे देश हमारा कमजोर होता है। तो जरूरी है कि चीन को देखा जाए, उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि भारत मजबूत हो। भारत जब मजबूत हो जाएगा तो फिर किसी भी देश का जो है, किसी भी देश की बुरी निगाह जो है भारत के ऊपर नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है कि उत्तर भारत के अंदर समृद्धि को स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ के लोग दक्षिण भारत में जा करके अपने परिवार को छोड़ करके वहां काम न करें, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जगह पर बड़े पैमाने पर न जाएं। अगर यहीं पर हम माहौल निर्मित कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो औद्योगिक घराने हैं, जो भी यहाँ पर व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, वो भी देश को मजबूत बनाने का काम करें, ना कि सिर्फ लाभ अर्जित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जब देश प्रेम की भावना होगी, किसी के अंदर भी हो सकती है, जो मजबूत होती है, तो फिर लोग काम करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भावी भविष्य को देखते हुए भारत को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वास्तविकता के धरातल पर समाज को जोड़ा जाए, लोग आपस में प्रेम करें। जब ऐसा होता है तो वो समाज प्रगति करता है, समृद्धि होती है, और समृद्धि होना ही तो जरूरी चीज है। जीवन में अगर हर प्रकार का तनाव होगा, लोग डरेंगे, आपस में संघर्ष होगा, तो इससे क्या होता है कि समाज फिर वो प्रगति नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपने अस्तित्व को वही देश या समाज स्थापित कर पाते हैं, बचा पाते हैं, जो आपस में एकता को स्थापित करते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। तो फिर कोई भी शक्ति जो है वो बुरी निगाह से नहीं देख सकती है, चाहे वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि जब लोगों के बीच में प्रेम होता है तो फिर उस प्रेम को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहीं पर अनुमति दें, फिर किसी टॉपिक पे आपके सामने विचार किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।